नमस्कार। आज हम काव्य हेतु की बात करेंगे। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। काव्य हेतु काव्य रचना के मूल अथवा आवश्यक कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ घटनाओं से वह प्रभावित होता है और कुछ से नहीं। लेकिन यदि वह किसी घटना से संबंधित अनुभूति का वर्णन कल्पना मिश्रित असाधारण शैली में अभिव्यक्त करे तो वह काव्य कहा जाएगा। लेकिन काव्य रचना प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। काव्य रचना संवेदनशील और विशिष्ट प्रतिभा से युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिभा काव्य का मूल और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेतु है। काव्य हेतुओं के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के विचारों को हम इस वीडियो में जानेंगे, जिनमें पहला नाम आता है भामह का। भामह के अनुसार जड़ बुद्धि मानव भी गुरु के उपदेश से शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन काव्य रचना तो कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है। भामह ने काव्य रचना का मुख्य हेतु प्रतिभा को स्वीकार किया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने 3 प्रमुख हेतु भी माने हैं, जो हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा ईश्वर द्वारा प्रदान की गई होती है और यह काव्य का मुख्य हेतु मानी जाती है। व्युत्पत्ति के अंतर्गत शब्द शास्त्र और पद पदार्थों का ज्ञान आता है तथा अभ्यास बार बार काव्य रचना की प्रक्रिया ही अभ्यास कहलाता है। काव्य हेतुओं के बारे में अपने विचार प्रकट करने वाले दूसरे विद्वान हैं दंडी। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद और अभियोग यानी अभ्यास तथा लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी। आचार्य वामन ने भी काव्य हेतुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान दिया है। उनके अनुसार अभियोग यानी अभ्यास, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, अवधान यानी चित्त की एकाग्रता आदि से ही उत्तम काव्य का निर्माण हो सकता है। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा के वे 2 भेद मानते हैं, सहजा प्रतिभा और उत्पादा प्रतिभा। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है, जबकि उत्पादा प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित भी करती है। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए 3 हेतु माने हैं, शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेषण तथा अभ्यास। जिसे अन्य विद्वान प्रतिभा भी कहते हैं, उसी को मम्मट ने शक्ति कहा है। आचार्य आनंद वर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में काव्य हेतुओं पर चर्चा की है और कहा है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति काव्य के कारणों में प्रमुख हैं, परंतु फिर भी वे प्रतिभा को मुख्य हेतु मानते हैं। उनका कहना है कि व्युत्पत्ति के अभाव का दोष प्रतिभा द्वारा तो ढका जा सकता है, परंतु प्रतिभा के अभाव का दोष व्युत्पत्ति नहीं ढक सकती। आचार्य जयदेव के अनुसार जिस प्रकार व्युत्पत्ति का मूल हेतु बीज है, खाद और पानी तो उसके विकास के हेतु हैं, इसी प्रकार काव्य सृष्टि का मूल हेतु प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके सहायक। इस प्रकार हमने संस्कृत आचार्यों के विचारों को समझा। अब बात करते हैं रीतिकालीन हिंदी विद्वानों की, जिन्होंने काव्य हेतुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। रीतिकालीन आचार्यों में श्रीपति के अनुसार शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास। श्रीपति ने शक्ति का प्रयोग काव्य प्रतिभा के लिए किया है, क्योंकि प्रतिभा के बिना लिखा गया काव्य कवियों के उपहास का विषय बनता है। सोमनाथ ने श्रवण, अभ्यास और गुरु कृपा को काव्य हेतु माना है। उन्होंने श्रवण का अर्थ व्युत्पत्ति तथा गुरु कृपा का अर्थ दैवी प्रतिभा माना है। भिखारी दास ने शक्ति यानी प्रतिभा, काव्य शिक्षा यानी व्युत्पत्ति तथा अनुभव यानी अभ्यास, तीनों को समान रूप से काव्य हेतु स्वीकार किया है।
उन्होंने रथ के दोनों पहियों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों समन्वित रूप से काव्य के हेतु हैं। रीतिकालीन विद्वान प्रताप शाही ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को काव्य हेतु माना है। फिर भी वे प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए कहते हैं, बीज मूल है कवित को सोई शक्ति गनाए। रीतिकालीन विद्वानों के बाद आधुनिक कालीन हिंदी के विद्वानों के विचारों को जानते हैं। इनमें डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने काव्य हेतु या काव्य के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा है कि कवि की सामाजिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत परिस्थितियां तो उसकी प्रकृति हैं, जिससे उसे काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त होती है और जिसके अभाव में या तो काव्य रचना बिल्कुल नहीं होती अथवा होती भी है तो किसी अन्य रूप में। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार मेरी समझ में काव्य की जनियत्री मनुष्य की प्राणभूत विशेषता उसकी मनन की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति ने ही पशु और मनुष्य में भेद स्थापित कर रखा। इस प्रकार हमने संस्कृत आचार्यों, रीतिकालीन आचार्यों और आधुनिक हिंदी विद्वानों के विचारों को जाना। इन सभी के परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि तीन प्रमुख काव्य हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा वह शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। वह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है तथा नवो उन्मेषशालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान करता है। प्रतिभा दो प्रकार की होती है: कारित्री प्रतिभा तथा भावित्री प्रतिभा। कारित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है और भावित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और इसे काव्य का मूल हेतु माना है। काव्य हेतुओं में दूसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। यह ज्ञान उपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से उत्पन्न होती है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप में ही काव्य रचना के हेतु हैं। जैसे लावण्य के बिना रूप फीका लगता है, वैसे ही रूप के बिना लावण्य भी आकर्षक नहीं लगता। लोक और शास्त्र का अध्ययन कवि को त्रुटियों से बचाता है। वर्णन्य विषय का ज्ञान, ऋतु ज्ञान, देश ज्ञान, भौगोलिक जानकारी आदि से कविता में त्रुटि आने की संभावना नहीं रहती। अन्यथा मूर्ख कवि रेगिस्तान में भी धान की खेती का वर्णन कर सकता है। शब्द, शिल्प और भाषा पर अधिकार बहुज्ञता से ही होता है। अतः कवि को निरंतर सजग रहने की आवश्यकता होती है, तभी वह उत्तम काव्य की रचना करने में समर्थ हो पाता है। तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। प्रारंभ में प्रतिभा संपन्न कवि भी अच्छी कविता नहीं लिख पाते। निरंतर अभ्यास से ही उनकी कविता निखरती है। जो कवि कीर्ति चाहते हैं वे निरंतर अभ्यास करते हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु हैं, लेकिन प्रतिभा सर्वप्रमुख है जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निरंतर निखारा जा सकता है। वस्तुतः ये तीनों समन्वित रूप में ही काव्य के हेतु हैं, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है और महान काव्य की रचना की जा सकती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने काव्य हेतु पर चर्चा की। तीन प्रमुख काव्य हेतुओं के बारे में जाना: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगले वीडियो में हम काव्य प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।